दोस्तों रिसेंटली मैंने टैरो नाम की एक कोरियन एंथोलॉजिकल हॉरर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में टोटल 3 हॉरर कहानियां हैं जिनमें कॉमन एक कोज टैरोट कार्ड है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है जिसका नाम है सैंटाज विजिट। ये कहानी शुरू होती है और हम क्रिसमस के टाइम को देखते हैं। यहाँ हम मिलते हैं जीवू नाम की एक औरत से और उसकी बेटी जिसका नाम था नीना। जीवू अपनी बेटी के साथ क्रिसमस शॉपिंग के लिए आई हुई थी और तभी शॉपिंग के दौरान जीवू को अपने जॉब एप्लीकेशन से एक मैसेज आता है। जब जीवू अपना फ़ोन चेक करने लगती है उतनी ही देर में नीना कहीं चली जाती है। जीवू परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और नीना उसे मिल भी जाती है। यहाँ नीना ने मॉल में एक महंगी डॉल को उठा लिया था और उसे वो डॉल चाहिए थी, पर क्योंकि अभी फ़िलहाल जीवू के पास जॉब नहीं थी तो वो नीना को वो महंगी डॉल नहीं दिलवा सकती थी। तभी जीवू को ज़मीन पर एक टैरोट कार्ड मिलता है जिसे वो बिना सोचे समझे अपने पास रख लेती है। उस कार्ड को रखते ही जीवू के पास एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी और उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर के कैशियर की जॉब मिली थी, जो देखकर जीवू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी से उस डॉल को बाद में खरीद कर देने का वादा कर देती है। रात में जीवू अपनी बेटी को पीटर पैन और टिंकल बेल की कहानी भी सुनाती है, जहां पर पीटर पैन टिंकल बेल की मदद करता है। कहानी सुनकर मीना सोने जाती है और सोने से पहले मीना अपनी मॉम से कहती है कि हर रात उसे अपने क्लोजेट में से एक मॉन्स्टर की डरावनी आवाज़ें आती है, जो सुनकर जीवू क्लोजेट चेक करती है पर अंदर कोई नहीं था। अगले दिन जीवू अपने माँ के पास उनसे मिलने जाती है। जीवू की माँ एक लोकल बिजनेस चलाती थी खाना बांटने का, जिसमें जीवू भी कभी कभार उनकी मदद कर दिया करती थी। सब्जियां काटते हुए जीवू अपनी माँ को उस टैरोट कार्ड के बारे में बताती है जो उसे क्रिसमस शॉपिंग के दौरान मिला था, जो सुनकर उसकी माँ टैरोट कार्ड का मिलना शुभ बताती है। इसके बाद जीवू टैरोट कार्ड का मतलब इंटरनेट पर भी देखती है और वहाँ भी सब अच्छा ही लिखा हुआ था। इसके बाद वो अपनी कैशियर वाली जॉब के लिए जाती है जहाँ उसका बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस था और वो जीवू से बोलता है कि उसे क्रिसमस पर भी काम करना पड़ेगा, जो सुनकर जीवू थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो क्रिसमस वाले दिन अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाएगी। अब आगे क्रिसमस के एक दिन पहले जीवू अपनी बेटी के लिए एक बेबी सीटर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ऐन मौके पर कोई भी नहीं मिल रहा था। परेशान होकर जीवू मीना को रात में एक कहानी सुनाती है और वो उसे सैंटा के भाई क्रैम्पस की कहानी सुनाती है, जो उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। इसके बाद जीवू मीना को क्रिसमस में को अपनी जॉब के बारे में बताती है और यहाँ मीना अपनी माँ की बात मानकर क्रिसमस पर अकेले घर में रहने को मान जाती है। अगले दिन क्रिसमस था और जीवू अपनी जॉब पर ही थी, जहां एक कस्टमर की एक महंगी डॉल काउंटर पर ही छूट गई थी और जब वो कस्टमर वो डॉल लेने वापस नहीं आती तो जीवू उस डॉल को एक तरफ किनारे रख देती है। जीवू नीना को कॉल करके बताती है कि वो आज रात नीना के लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाली थी। इसका मतलब ये था कि जीवू कस्टमर की छूटी हुई उस गुड़िया को चुराने का प्लान कर रही थी। आज रात क्रिसमस भी था। नीना कॉल पर जीवू से कहती है कि क्लोजेट से उससे मिलने सैंटा आए हैं, जो सुनकर जीवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ जीवू सोचने लगती है कि कहीं घर में कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस आया था। अपनी बेटी से बात करने के बाद जीवू थोड़ा और परेशान हो गई थी क्योंकि कॉल पर नीना ने उसे बताया कि सैंटा उसके लिए महंगी डॉल भी लेकर आए हुए थे। नीना टेक्स्ट करके अपनी माँ को बताती है कि ये सैंटा क्लॉज देखने में काफ़ी बड़े हैं, उनकी ये ब्लैक दाढ़ी है और उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये सब पढ़कर अब जीवू को चिंता होने लग गई थी। तभी वहाँ जीवू का बॉस आ जाता है और वो जीवू को ज़्यादा देर लंच ब्रेक लेने से टोक देता है।
जीवू परेशान होकर वापस जॉब पर जाती है, पर वो अपनी बेटी से मैसेजेस के जरिए बात कर रही थी। नीना का मैसेज आता है कि वो अभी सैंटा के साथ खेल रही है, पर तभी जीवू के पास उसका बॉस आ जाता है और उससे फ़ोन चलाने से मना करता है। यहाँ जीवू अपने बॉस से बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो वो अब घर जाना चाहती है। यहाँ उसका बॉस उसे छुट्टी देने से मना कर देता है और वो जीवू को बस 5 मिनट का ब्रेक देता है। ब्रेक में यहाँ जीवू नीना को कॉल करती है, पर नीना कॉल नहीं उठाती। यहाँ परेशान होकर जीवू अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है, पर उसके एक्स हस्बैंड को तो नीना की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। तभी जीवू के पास नीना का वीडियो कॉल आता है, जिसमें नीना को देखकर जीवू थोड़ा रिलैक्स होती है। यहाँ जीवू देखती है कि नीना ने एक एल्फ की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। नीना जीवू को बताती है कि ये कॉस्ट्यूम उसे सैंटा ने दी है, जिसके बाद वो वीडियो कॉल पर ही जीवू को डांस करके दिखाने लगती है। तभी जीवू रियलाइज़ करती है कि किसी ने नीना का फ़ोन पकड़ा हुआ है और तभी फ़ोन कट हो जाता है। जीवू फ़ौरन अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी मांगने लगती है, पर यहाँ बॉस उसे अब उस डॉल के चक्कर में रोक लेता है जो जीवू चुराने का सोची थी, और यहाँ वो जीवू को चोर बोलने लगता है। वो जीवू से सवाल जवाब करने लगता है और जीवू उसे सच बता देती है, पर बॉस उससे अभी भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, जिससे अब जीवू को भी गुस्सा आने लग गया था। तभी जीवू को नीना का कॉल आने लगता है, पर बॉस यहाँ जीवू का फ़ोन उससे छीन लेता है। यहाँ जीवू अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर उसका बॉस उसे उसका फ़ोन वापस नहीं करता। बॉस जीवू को सीसीटीवी रूम में ले जाता है, जहाँ फुटेज चेक करने पर यह साफ हो जाता है कि जीवू ने अभी चोरी नहीं की थी। यहाँ जीवू अपने बॉस को ही सुनाने लगती है और अपनी जॉब छोड़कर अपना फ़ोन बॉस से वापस लेती है और बॉस को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जीवू नीना को फ़ोन करती है और यहाँ नीना फ़ोन उठा भी लेती है, और यहाँ नीना कह रही थी कि सैंटा अब नीना को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हैं। जीवू चिल्लाकर अपनी बेटी से कहती है कि वो किसी भी आदमी के साथ कहीं भी मत जाए। यहाँ नीना जीवू को बताती है कि क्रिसमस की रात उसे घर पर होना चाहिए था। यहाँ जीवू माफ़ी मांगने लगती है और भागते हुए अपने घर पहुँचती है, पर उसे घर पर नीना कहीं भी नहीं मिलती। जीवू अब पूरे घर में नीना को ढूंढने लगती है और उसे लगता है कि नीना उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, पर नीना कहीं भी नहीं थी। क्लोजेट चेक करने पर जीवू को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें क्रैम्पस था, जिसके पीछे पीछे नीना जा रही थी। ये देखकर जीवू काफ़ी डर जाती है और वो पूरे घर में फिर से नीना को ढूंढती है। उसे मिलती है तो सिर्फ उस एल्फ की कॉस्ट्यूम जो नीना ने वीडियो कॉल पर पहनी हुई थी। इसका मतलब ये था कि क्रैम्पस नीना को अपने साथ ले गया। उस कॉस्ट्यूम के नीचे जीवू को मिलती है एक स्टोरी बुक और जीवू को याद आती है क्रैम्पस की कहानी। जीवू गुस्से में अपना पूरा घर उथल पुथल कर देती है और तभी उसे याद आता है एक फ्लैशबैक, जहां वो कई लोगों से फ़ोन पर बात कर रही थी, और हम देखते हैं कि जिन भी लोगों से जीवू बात कर रही थी वो सभी जीवू से एक ही बात बोलते हैं कि नीना मर चुकी है और जीवू को मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये था कि इस कहानी में नीना थी ही नहीं और ये सब जीवू की दिमाग की इमेजिनेशन थी। या ये भी हो सकता है कि क्रैम्पस ने नीना के एग्जिस्टेंस को ही दुनिया से मिटा दिया था, ताकि नीना किसी को भी याद ही ना रहे। यहीं पर पहली कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी को लेकर आपको क्या लगता है? जीवू की इमेजिनेशन थी ये सब, या क्रैम्पस सच में नीना को अपने साथ ले गया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से शुरू होती है दूसरी कहानी, जिसका नाम है लेट नाइट टैक्सी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डोंग ही नाम के एक आदमी को। डोंग ही एक बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो काफ़ी करप्टेड भी था। यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स डोंग ही को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। वो ऑफिसर्स डोंग ही से पूछते हैं कि उसने मर्डर क्यों किया, और यहाँ डोंगी उन्हें एक कहानी बताता है जो उसके साथ कुछ घंटे पहले ही घटी थी। वो बताता है कि उसे एक टैरोट कार्ड मिला था, जिसकी वजह से उसकी उंगली में एक कट लग गया था। वो टैरोट कार्ड था द फूल का। यहाँ आगे डोंगी बताता है कि वो टैरोट कार्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस टैरोट कार्ड के मिलते ही डोंगी की पूरी लाइफ बदल गई।
डोंगी यहाँ आगे बताता है कि वो फ्रेश होकर अपनी वाइफ को कॉल करता है, तभी उसकी मिस्ट्रेस बाथरूम में आकर स्मोक करने लगती है। पर ये यहाँ डोंगी की वाइफ को पता नहीं था कि डोंगी उस पर चीट कर रहा था और उसकी मिस्ट्रेस भी उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए ही थी। डोंगी को उस रात अपने घर जाना था, पर यहाँ उसकी मिस्ट्रेस उससे पैसे मांगने लगती है। वो डोंगी को धमकी भी देती है कि वो डोंगी का राज सभी को बता देगी, पर यहाँ डोंगी किसी तरह उसे समझा बुझाकर वहां से निकल जाता है और जाकर बैठता है एक टैक्सी में। अब थोड़ी देर बाद उस टैक्सी का ड्राइवर डोंगी से बातें करने लगता है। वो यहाँ डोंगी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। यहाँ डोंगी को थोड़ा अजीब लगने लगता है, तभी एक बाइक वाला उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर देता है, जिससे उस टैक्सी ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो उस बाइक वाले के साथ रोड रश करने लगता है। यहाँ डोंगी घबराने लग गया था क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। यहाँ डोंगी को उस ड्राइवर की गर्दन पर एक टैटू भी नजर आता है, जो देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि कोरिया और जापान में टैटूज को अच्छा नहीं माना जाता, पता नहीं क्यों। यहाँ ड्राइवर डोंगी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और यहाँ डोंगी उस ड्राइवर को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करके उसके बगल में रखे बैग की छानबीन करने लगता है, जिसमें उस ड्राइवर का एक आईडी कार्ड मिलता है जिसके पीछे खून लगा हुआ था, जो देखकर डोंगी और भी ज्यादा डर जाता है और वो ड्राइवर भी उसे देख लेता है। डोंगी किसी तरह ड्राइवर का ध्यान फिर से भटका देता है। अब तक डोंगी समझ चुका था कि उसकी जान खतरे में थी। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर जंगल के बीच में गाड़ी को रोक देता है, ये कहकर कि उसे टॉयलेट जाना है। ड्राइवर बाहर जाता है और साथ ही वो किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। डोंगी पीछे से गाड़ी से बाहर निकलता है और वो चुपके से उस ड्राइवर की बातें सुनने लगता है। यहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि वो ड्राइवर कुछ आदमियों से बात कर रहा था किसी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में। उसकी बातें सुनकर डोंगी पूरी तरह से डर जाता है। डोंगी को लगता है कि ये ड्राइवर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो डोंगी को मारने आया था। उसकी बातें सुनकर डोंगी भागने लगता है, पर वो रास्ते में ही गिर जाता है और ड्राइवर उसे देख लेता है। डोंगी और ड्राइवर दोनों ही हंसकर इस बात को टाल देते हैं, पर अब डोंगी को किसी भी तरह इस ड्राइवर से बचना था। दोनों गाड़ी की तरफ वापस जाने लगते हैं और ड्राइवर के अंदर बैठते ही डोंगी मौका पाकर अपनी जेब से एक पेन निकालकर उस ड्राइवर की गर्दन पर बार बार स्टैप करके उसे जान से मार डालता है। यहाँ डोंगी ड्राइवर की लाश को गाड़ी से निकालकर रोड की साइड में रख देता है। डोंगी टैक्सी लेकर वहां से भागने लगता है, पर तभी टैक्सी एक गड्ढे के अंदर फंस जाती है। तभी ड्राइवर के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें डोंगी को पता चलता है कि दो लोग लाश ठिकाने लगाने के लिए आ रहे थे। अब लाश ठिकाने लगाने वालों को तो पता नहीं होगा ना कि डोंगी कौन है, तो डोंगी यहाँ एक चालाकी दिखाता है और वो खुद ड्राइवर बनकर उन दो लोगों से मिलने का प्लान बनाता है। थोड़ी देर बाद जब दो लोग वहां लाश ठिकाने लगाने के लिए आते हैं, तब डोंगी ने ड्राइवर की लाश को पैसेंजर सीट पर रख दिया था। यहाँ डोंगी खुद को टैक्सी ड्राइवर बताता है और ड्राइवर को डोंगी। यहाँ डोंगी उन दोनों लोगों से गाड़ी भी गड्ढे में से निकलवा देता है। जब वो दोनों लोग डोंगी से लाश के बारे में पूछते हैं, तो डोंगी उन्हें कहता है कि लाश गाड़ी के पीछे रखी हुई है, पर यहाँ दोनों आदमी गाड़ी की डिग्गी खोल देते हैं जिसमें एक मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ था। हिरन को देखकर डोंगी भी चौंक जाता है और यहाँ उसे फाइनली चीजें समझ में आती है। असल में ड्राइवर कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं था, बल्कि उसने तो हिरन की लाश ठिकाने लगाने के लिए दो लोगों को बुलाया था और उस ड्राइवर का मकसद डोंगी को मारने का कभी था ही नहीं और डोंगी ने गलतफहमी में ड्राइवर का ही मर्डर कर दिया था। ये बात उन दो आदमियों को भी पता चल जाती है, क्योंकि उन दोनों ने ड्राइवर की लाश को देख लिया था। वो दोनों आदमी डोंगी पर ही हमला कर देते हैं। यहाँ डोंगी किसी तरीके से उन दोनों आदमियों से बचकर निकलता है। दोनों जब डोंगी को जंगल में ढूंढ रहे थे, तब डोंगी एक डंडे से उन दोनों के सिर के पीछे से वार कर देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ डोंगी को अपनी गलती रियलाइज होती है, पर खुद को बचाने के लिए वो दोनों बेहोश लोगों को ड्राइवर की लाश के साथ बिठा देता है और फिर वो टैक्सी में ही आग लगा देता है।
डोंगी इसके बाद अपनी वाइफ को कॉल करता है और इससे बोलता है कि वो घर आ रहा है। इसके बाद वो चल कर ही घर जाने लगता है। रोड पर चलते हुए ही पुलिस डोंगी को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ डोंगी पुलिस वालों को ये सब कहानी बता रहा था। जब कहानी पूरी होती है तो पुलिस वाले डोंगी को बताते हैं कि उन्होंने डोंगी को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस को किसी ने मार दिया था, और यहाँ पुलिस वालों को डोंगी पर शक था। यहाँ डोंगी फिर से एक फ्लैशबैक को याद करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पर जब डोंगी और मिस्ट्रेस के बीच आर्गुमेंट चल रहा था। डोंगी ने ही अपनी मिस्ट्रेस को एक पेन से स्टैब करके मार दिया था। मतलब इस कहानी के सारे मर्डर्स डोंगी ने ही किए थे। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल में पुलिस वालों को यहाँ डोंगी के और भी सच पता चल गए थे। डोंगी ने जंगल में भी 3 लोगों का मर्डर कर दिया था। तभी डोंगी अपना पेन निकालता है और डिमोनिक तरीके से हंसते हुए उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की भी जान ले लेता है और वहां से निकलकर चला जाता है। कहानी के एंड में खून से लथपथ डोंगी फोन पर अपनी वाइफ से बात करते हुए एक अंडरपास से घर जा रहा था, और फिर वो अपने उस मर्डर वेपन यानी पेन और उस टैरोट कार्ड को उसी अंडरपास में एक लॉकर में डाल देता है, और ये दूसरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? टैरोट कार्ड डिमोनिक था या फिर डोंग ही? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से शुरू होती है तीसरी और आखिरी कहानी, जिसका नाम है प्लीज थ्रो अवे। ये कहानी शुरू होती है उसी अंडरपास से जहाँ पर दूसरी कहानी खत्म हुई थी। यहाँ हम राई नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसी लॉकर के पास से गुजर रहा था जहाँ डोंगी ने वो टैरोट कार्ड फेंका था। वहाँ उसे एक टैरोट कार्ड चिपका हुआ मिलता है जिसे वो चुरा लेता है। यहाँ वो टैरोट कार्ड था हाई प्रीस्टेस का। राई एक डिलीवरी बॉय था और फाइनेंशियली इश्यूज के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करके डिलीवरी का काम किया करता था। राय का एक दोस्त था जिसका नाम था ह्यूनजिन, जिससे वो रोज रात में मिलता था। यहाँ राय ह्यूनजिन को उस टैरोट कार्ड के बारे में बताता है और ह्यून के मुताबिक टैरोट कार्ड मिलना शुभ होता है। अगले दिन राय अपना हर रोज की तरह डिलीवरी करने का जाता है। शाम को वो अपनी आखिरी डिलीवरी करने जाता है। ये डिलीवरी थी क्यून मिन नाम की एक लड़की की। वो लड़की डिलीवरी लेने के बाद भी राय को रोक लेती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। यहाँ वो लड़की थोड़ा अजीब लग रही थी, इसलिए राय पानी को चेक करके पीता है। पानी पीकर राय वहाँ से निकल जाता है, पर उसके वहाँ से जाने के बाद भी वो लड़की दरवाजे पर खड़े होकर राय को घूर घूर कर देख रही थी। वो पानी पीने के बाद राय के मुंह का टेस्ट थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए वो रास्ते में एक स्टोर पर रुक के अपना मुंह साफ करता है। अगले दिन क्युन मिन ने फिर से खाना मंगवाया था और इस बार तो क्युन मिन राय का इंतजार गेट पर ही कर रही थी। अपना डिलीवरी लेने के पहले ही क्युन मिन राय को एक ब्रेड खाने को देती है, जिसे राय तुरंत खाने से मना कर देता है। यह राय साफ साफ क्विन को दिखा रहा था कि उसे क्युन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी क्युन राय को एक अच्छी खासी टिप देती है और राय टिप को मना नहीं कर सकता था। पैसे देते हुए क्युन फ्लर्ट कर रही थी और जब राय ढंग से जवाब नहीं देता तो क्युन उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। अब उस दिन की शाम को क्यून फिर से खाना ऑर्डर करती है और राय को फिर से उसके घर जाना पड़ता है, जहां इस बार भी क्यून गेट पर ही रेडी थी, वो भी टिप के साथ। राय इस बार टिप लेने से मना कर देता है, पर क्यून मिन उसे जबरदस्ती टिप देती है। क्यून मिन अपनी स्कर्ट उठाकर राय से फ्लर्ट करने लगती है और उससे बोलती है कि वो राय को पसंद करती है, पर यहाँ राय को गुस्सा आ जाता है और वो क्यून को सुनाते लगता है। यहाँ राय उससे बोलता है कि वो उसके टाइप की नहीं है। साथ ही वो क्यून मिन की दी हुई टिप को भी वहीं ज़मीन पर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद क्यून मिन उदास होकर घर
में चली जाती है, जिसके जाने के बाद राय वापस आकर पैसे उठाकर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके लिए पैसे ज्यादा जरूरी थे। अब आगे रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें राय अपने घर पर पढ़ रहा था और फिर वो अपने दोस्त ह्यून जिन को कॉल करके क्यून के बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ ह्यून जिन राय को उस लड़की से दूर रहने की सलाह देता है, पर अगले दिन राय को फिर से क्यून मिन का ऑर्डर लेकर जाना पड़ता है और अब तो लोकल रेस्टोरेंट को भी क्यून मिन पर शक होने लग गया था। राय जब डिलीवरी करने निकल ही रहा था तभी उसे उसकी कंपनी से कॉल आता है, जहां क्यून मिन ने कंपनी वालों को राय के खिलाफ हरेसमेंट की रिपोर्ट फाइल करवा दी थी। यहाँ कंपनी वाले राय को जॉब से निकालने की धमकी देते हैं, जिससे राय को यहाँ बहुत गुस्सा आ जाता है। राय गुस्से में क्यून के घर जाता है, पर इस बार क्यून मिन पूरा दरवाजा नहीं खोलती। यहाँ राय उससे पूछता है कि उसने रिपोर्ट क्यों किया, पर यहाँ क्यून मिन राय की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने घर का कूड़ा पैसों के साथ बाहर रख देती है और राय से बोलती है कि इसे भी फेंकते हुए जाना। अब क्योंकि पैसे मिल रहे थे तो राय जाकर कूड़ा बाहर फेंक देता है, पर कूड़े में से खून निकलता है जो राय के जूतों पर लग जाता है, पर यहाँ राय को लगता है कि ये एनिमल ब्लड होगा। अगली बार जब राय ऑर्डर लेकर क्यून मिन के घर जाता है तो क्यून मिन ऑर्डर लेती है और फिर से राय को कूड़ा फेंकने को दे देती है, पर अब क्यून मिन राय से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अब जब राय कूड़ा फेंकने जाता है तो उसे कूड़े में से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, जैसे मांस सड़ा हुआ है। इसलिए आज राय उस कूड़े को चेक करता है जिसमें उसे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं जो खून से सने हुए थे। अगले दिन राय ह्यून जिन को सारी बात बताता है और यहाँ ह्यून जिन राय से बोलता है कि उसे अब उस लड़की की डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, पर एक बार फिर राय क्यून मिन की डिलीवरी लेकर जाता है और उसे क्यून मिन फिर से कूड़ा फेंकने को भी देती है। पर उस रात राय उस कूड़े में से एक मांस का टुकड़ा निकालकर अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर राय उस मांस के टुकड़े पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो मांस का टुकड़ा किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। ये देखकर राय के तो होश ही उड़ चुके थे। राय अगले दिन सब कुछ ह्यून जिन को बताता है और यहाँ ह्यून जिन तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है, पर राय फोन काट देता है क्योंकि पुलिस एक कॉलेज स्टूडेंट के साइंस टेस्ट पर यकीन नहीं करने वाली थी। अब राय को कुछ ठोस सबूत चाहिए थे ताकि वो क्यून मिन को फंसा सके। इसलिए राय फिर से क्यून मिन की डिलीवरी लेकर रात में उसके घर जाता है, पर आज क्यून मिन दरवाजा ही नहीं खोलती। यहाँ राय देखता है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ था। राय घर के अंदर चला जाता है। अंदर क्यून मिन का घर पूरा लाल था, हर जगह पन्नियां बिछी हुई थी और कूड़ा पड़ा हुआ था, साथ ही सड़े हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। राय घर में क्यून मिन को ढूंढने लगता है, तभी उसे एक टेबल पर खून मिलता है। आगे राय को एक और टेबल पर कटे हुए मांस के टुकड़े भी मिलते हैं, पर वहां एक मांस के टुकड़े पर एक टैटू बना हुआ था जो राय ने पहले क्यून मिन की थाइस पर बना हुआ देखा था। ये देखकर राय को घिन आने लगती है और वो वॉमिट भी कर देता है। तभी क्यून मिन की आवाज एक कोने से आती है जो अंधेरे में खड़ी थी और वो राय से कहती ही है कि अब मैं फाइनली पतली हो गई हूँ, तो क्या अब तुम मुझे पसंद करोगी। यहाँ राय क्यून मिन पर चिल्लाने लग गया था क्योंकि वो समझ गया था कि क्यून मिन ने अपने साथ क्या किया था। तभी राय का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। राय वहां गिर जाता है और चिल्लाने लगता है और यहाँ क्यून मिन उसके पास आती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्यून मिन ने अपने शरीर से सारा मोटापा काट कर बाहर निकाल दिया था ताकि वो पतली और सुंदर हो जाए, क्योंकि उसे राय से प्यार हो गया था। क्यून की भयानक हालत देखकर राय की सांसें अटक जाती है और वो यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद भयानक क्यून मिन एक सुई धागा लेकर राय की तरफ बढ़ती है। राय यहाँ चिल्लाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन एक नया डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने क्यून मिन के घर आता है, पर क्यून मिन अगले दिन भी दरवाजा नहीं खोलती। क्यून मिन उस डिलीवरी बॉय को आवाज लगाकर घर के अंदर बुला लेती है। अब उस आदमी को भी घर में हर जगह खून मिलने लगता है। तभी उसकी नजर कोने में चेन से बंधे राय पर जाती है जिसे क्यून मिन ने वहां बांध रखा था। राय का मुंह भी क्यून मिन ने सुई धागे से सिल दिया था और यहाँ वो राय को एक पेट की तरह रख रही थी।
राय को देखकर वो आदमी चिल्लाने लगता है और यहाँ राय उस आदमी को चुप करने की कोशिश भी करता है, पर अब शायद वो आदमी भी क्युन द्वारा पकड़ा जाएगा। इसी के साथ ये तीसरी कहानी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टैरोट मूवी की एक्सप्लेनेशन। वैसे तो ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे तो इस मूवी में कुछ डिमोनिक टैरोट कार्ड थे और 3 लोगों की कहानियां थी जो उन टैरोट कार्ड से जुड़ी हुई थी, जो जिसके पास जाती बैड लक लेकर आती। पहली कहानी में जीवू की बेटी गायब हो गई, या हो सकता है कि वो उसकी इमेजिनेशन थी। दूसरी कहानी में डोंगी कई मर्डर्स करता है उस डेमोनिक कार्ड के मिलने के बाद। और तीसरी कहानी में तो राय बेचारा एक सन की लड़की की चपेट में आ जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन और मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तीसरी कहानी देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी चीज़ से दूर रहने की सलाह दे तो कभी कभार उसे मान लेना चाहिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक ऐसी कहानी और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।